लगभग 2 साल बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही थी और हम सब अब एक नए साल की तरफ आगे बढ़ रहे थे इस खुशी के साथ कि ये जो महामारी का दौर था वो बीत चुका है। लेकिन इसी बीच हम सब की चिंता बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन, जिसके बारे में आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी वायरस के बारे में और ये जानेंगे कि हमारी सरकार की और साथ ही साथ दुनिया भर में इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं और ये कहां से आया। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल शोशो अफेयर में। मेरा नाम है रितु। एक बात जो मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और हो सकता है कि आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो, जो कि बहुत सही है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ओमिक्रॉन से जुड़ी कोई भी जानकारी पर आप आंख बंद करके भरोसा मत करिए किसी और की सुनी सुनाई बातों पर। आप बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं, या तो भारत सरकार का जो प्रेस रिलीज़ है इसको लेके, या WHO है, या बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। आप खुद जाके वहाँ पे इसके बारे में पढ़ो और उसके बाद किसी भी चीज़ पे भरोसा करो, क्योंकि कोई भी जब ऐसी नई लहर आई, पिछली 2 लहरें हमने साथ में झेली हैं, उसमें हमने यही देखा है कि लोगों के बीच में समय से पहले पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं उस बीमारी से बचने के लिए, बजाय वो अंधविश्वासों में घुस जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ें मालूम हो और उसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, या न्यूज़ चैनल भी ऐसे समय पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। भारत सरकार द्वारा जो उनके पास जानकारियां आती हैं, जो डेटा आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, वही वो बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में, जिसके बारे में WHO को भी अभी बहुत कुछ नहीं पता है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस या कोविड-19 का एक नया प्रकार या वेरिएंट है जिसका नाम WHO ने रखा है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संस्थान, जिसने इस वेरिएंट को काफ़ी चिंताजनक बताया है। इसका पहला मामला 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में एक महिला में पाया गया। WHO के साथ साथ कई सारे वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि ये कोरोना वायरस के पहले के जो वेरिएंट थे उनसे कई ज़्यादा खतरनाक है और अलग है, क्योंकि इसमें बार बार परिवर्तन देखे गए हैं, यानी कि म्यूटेशंस, और इसमें 30 स्पाइक्स हैं जो किसी भी वायरस को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। WHO ने इसे चिंताजनक ज़रूर बताया है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। इटली के एक अस्पताल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की फ़ोटो जारी की है। इसके साथ उन्होंने बताया है कि इसमें ये पाया गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कितनी बार म्यूटेट करता है, यानी कि परिवर्तन लाता है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये उससे खतरनाक है। अभी इस बात को साबित करने के लिए उन्हें और शोध या रिसर्च की ज़रूरत है। WHO नए वेरिएंट का नाम ग्रीक वर्णमाला के शब्दकोश के हिसाब से रखता है, जिसमें 15वां शब्द था ओमिक्रॉन। लेकिन इसमें कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं कि 13वां और 14वां शब्द छोड़ के सीधे 15वां शब्द को WHO ने क्यों चुना। तो इसमें उन्होंने ये सफाई दी है कि जो 13वां शब्द था नू, यानी वो न्यू से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, तो वो इस वेरिएंट के लिए सही नहीं होता। और शी जो चाइना में काफ़ी सारे लोगों का सरनेम होता है, तो वो किसी भी संस्कृति या कम्युनिटी या देश को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो 2 शब्द छोड़ दिए। WHO पे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि चाइना के दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया है। WHO ने हाल ही में ये भी कहा है कि जैसा कि पता नहीं है कि ये वेरिएंट कितना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो अभी कई सारे देश पैनिक ना हो, और जैसा कि बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों पे बैन लगा दिया है जहाँ पे इसके केसेस आए हैं, उन्होंने इसको भी सही नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने केसेस कम नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हर एक देश सेफ़ नहीं है, कोई भी सेफ़ नहीं है। और जैसा कि इसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हुआ है। अभी कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि ये पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज़ में थे। तो कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पहले से ही बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, इसीलिए ऐसे ट्रैवल बैन लगाना अचानक से सही नहीं है। ट्रांसमिसिबल तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों और WHO की भी अलग अलग राय है इस बारे में, क्योंकि अभी ये नया वेरिएंट है, इसके बारे में कई सारी बातें हैं जो पता नहीं हैं और उसके ऊपर रिसर्च चल
चल रही है। WHO ने एक और सलाह दी है कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है उन्हें इस बार भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि ये वायरस, ये वेरिएंट भी उन पे अटैक करे सबसे पहले, क्योंकि ये जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई होगी उस वेरिएंट से लड़ते लड़ते। तो इस बार भी ये खतरा उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। हालांकि अभी इतने सारे मामले नहीं आए हैं इस वेरिएंट के कि सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन शुरुआत के जो कुछ मामले सामने आए उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि पहले के वेरिएंट के मुकाबले जो लोगों को शिकायतें आ रही थी वो इस वेरिएंट में नहीं दिखती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल में कमी आना या टेस्ट ना आना या बॉडी पेन होना, बुखार आना, ये सारे सिम्टम्स इस बार नहीं हैं। इस बार जो है उन लोगों को ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, यानी थकावट, और साथ ही उनको गले में खराश महसूस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने बताया कि डॉक्टर्स की दवाइयों से आसानी से ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि अभी इतने केसेस नहीं आए हैं इस वेरिएंट के कि जो इसके सिम्टम्स हैं उसके बारे में डॉक्टर्स आपको ज़्यादा बता पाएँ। WHO एस जीन फैक्टर पे ध्यान देने को क्यों कह रही है? यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट का पता कैसे चलता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। उसे पता करने के लिए WHO ने कहा है कि जितने भी सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी आगे जांच हो और स्क्रीनिंग के दौरान ये पता किया जाए कि उसमें एस जीन ड्रॉप आउट हुआ है या नहीं। अगर उस पॉजिटिव सैम्पलिंग में ये पता चलता है कि उसकी बाहरी परत पे एस जीन फैक्टर मौजूद है, तो उसका मतलब है कि उन्हें कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं हुआ है। लेकिन आप कोविड के पहले के किसी वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं अभी तक, लेकिन अगर जांच के दौरान ये पता चलता है कि आपके वायरस के बाहरी परत पे एस जीन फैक्टर मिस्ड आउट हुआ है, यानी मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब है कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही इन्फेक्टेड हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एस जीन फैक्टर के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा गुजरना पड़ता है और उसमें आपको 30 से ज़्यादा सैंपल्स चाहिए होते हैं एक बार में जांच करने के लिए। ऐसे तो 96 सैंपल्स चाहिए होते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हालात उतने बेहतर नहीं हैं, तो कई जगह पे सरकार ने बोला है कि 30 सैंपल्स हों उसके बाद ही इसकी जांच शुरू हो जाए, और एक बार में जांच करने में करीब 15 लाख रुपए का खर्च आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी महंगी क्यों है और ये क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीके से किसी भी वायरस का बायोडेटा होता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि वो वायरस क्या है, वो आगे चल के कितना बड़ा रूप धारण कर सकता है, वो कितना डेंजरस हो सकता है, और इसी की वजह से हमें कोरोना के अगले स्ट्रेन की भी जानकारी मिलती है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो ICMR से लेकर फाइज़र और मॉडर्ना तक ने ये उम्मीद जताई है कि अगले 6 महीने के भीतर वो ऐसी कोई ना कोई बूस्टर शॉट या ऐसी वैक्सीन ज़रूर बना लेंगे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम होगी। वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले हम लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई हैं वो शायद इस वेरिएंट में इतनी असरदार नहीं रहें, लेकिन एक राहत की बात ये भी है कि जैसा कि पहले के वेरिएंट्स में था कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हो तो आपको शायद हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आए, लेकिन आप पे जान का खतरा नहीं होगा। वैसा ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी अभी तक कहा जा रहा है। कल ही अभी रिपोर्ट आई थी कि लगभग 600 महाराष्ट्र में साउथ अफ्रीका से आए हुए पैसेंजर्स लैंड किए हैं, जिनमें सिर्फ 466 के अराउंड लोगों का पता लगा पाई है गवर्नमेंट, और उनकी जांच चल रही है। और साथ ही ब्रिटेन और बाकी जो यूरोप के देश हैं वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स पे भी अच्छी खासी पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। 14 दिन का क्वारंटाइन और गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि उन्हें अपने बारे में सारी डिटेल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और उनको दोनों वैक्सीन्स लगी होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसी कई सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जारी कर दी है। और इसी में एक दो खबरें मैंने ऐसी भी पढ़ी कि जहाँ पे लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं या बाहर ऐसी कंट्रीज़ से आए हैं जहाँ पे ये वेरिएंट पाया गया है, और यहाँ आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो गवर्नमेंट से अपना डेटा छुपा रहे हैं या अपने आप को छुपा रहे हैं। तो ऐसा करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और वो अपने साथ साथ बाकी सारे लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि अभी भारत सरकार ने साउथ अफ्रीका से या बाकी सारे देशों से आने वाली फ़्लाइट्स को बैन नहीं किया है, लेकिन ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने निकाली है, और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि अभी भारत में इसका एक भी केस नहीं आया है, और उनके जो सारी पूरी स्थिति है वो उनके कंट्रोल में है, और सैम्पलिंग और जांच वगैरह सब कुछ चल रही है।
जैसा कि हम सब इस पूरे माहौल में 2 साल से फंसे हुए हैं और सबको ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आने वाला साल जो है वो ऐसा नहीं होगा। और बीच में एम्स के डॉक्टर्स ने भी ये दावा किया था कि इंडिया में तीसरी लहर नहीं आएगी। तो हम अभी भी इस बात को सच साबित कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी जागरूकता रखें और लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी अगर एक भी केस इंडिया में नहीं आया है तो अभी से ही हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल हैं जो सबको पता है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएंगी। तो ज़रूर इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो और अभी से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, और बीच में अभी लोगों के मास्क ही गायब हो गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें आप शुरू करो। और ऐसे ही समय पे हमें नहीं मालूम है कि ये वेरिएंट इंडिया में है या नहीं है, वो डेटा के हिसाब से हमें पता है कि वो इंडिया में अभी तक नहीं है, लेकिन वो मिस्टर इंडिया की तरह है, उसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कम से कम अपने हिसाब से अपने प्रिकॉशन लेके रखो, और कहीं घूमने फिरने अगर आप जा भी रहे हो तो प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर स्थिति ख़राब होगी तो लॉकडाउन तो लगने ही वाला है, नहीं होगी तो वो हम पे डिपेंड करता है, हमारी ही वो अच्छाई होगी या हमारी ही जीत होगी कि हमें लॉकडाउन का सामना अब दोबारा से ना करना पड़े। तो अभी तक ये सारी बातें बहुत ज़्यादा चिंता वाली थी, लेकिन अब मैं एक थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको बताना चाहूँगी इसका। वो ये है कि जैसे इसके सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, जो शायद हो सकता है कि आगे और अगर सिम्टम्स ना पता चलें, जो मैंने सिम्टम्स बताएं कि गले में खराश या फिर थकावट महसूस हो रही है, अगर सिर्फ इतने हैं तो ये डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो कंट्रोल में हो सकता है, आ सकता है, तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिम्टम्स हैं, आगे और सिम्टम्स इसके पता चल सकते हैं। लेकिन अभी तक हम ये सोच के खुश हो सकते हैं कि इसके ये जो सिम्टम्स हैं काफ़ी आम हैं, जिनका इलाज आराम से हो सकता है। दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं हमेशा, तो हमारा एक्सपीरियंस पहले रह चुका है, 2 जो वेव्स हमने सही हैं उसमें ये हमें पता है कि किन चीज़ों की लापरवाही से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वही चीज़ इस बार रिपीट नहीं करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो हम लोग हैं, और ख़ासकर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है अपने पिछले जो 2 साल हैं उससे। और इस बार ऐसा दिखने में भी आ रहा है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिए भी जा रहे हैं। खासकर मुंबई दिल्ली जैसे शहरों को ज़्यादा खतरा होता है, तो वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हम सब ने ये सब देख रखा है पहले, तो थोड़ा बस समझदारी दिखानी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। अब अगर मैंने यहाँ पॉजिटिविटी की बात की है तो एक बहुत ज़रूरी बात मैं बोलना चाहूँगी, वो ये है कि पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी रखो। ज़्यादा भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और वो आपके हाथ में है। क्योंकि और चीज़ें मत पढ़ो बार बार, 100 तरीके की आप न्यूज़ पढ़ोगे आपको और ज़्यादा टेंशन होगी। तो उससे अच्छा है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखो, आसपास सफाई रखो और अपने हाइजीन का ध्यान दो। और साथ ही साथ जो लोग आपको लगता है कि लापरवाही करते हैं उनको मतलब थोड़ा समझाओ। पिछले 2 सालों को अगर देखा जाए तो गांव में जो केसेस हैं वो काफ़ी देर में पहुंचते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गांव वालों जब तक वहाँ एक केस ना आ जाए तब तक आप उस चीज़ को लाइटली लो, ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर अभी से कोई बाहर से आ रहा है वहाँ पे तो उसको कोविड का टेस्ट करवा के आने को बोलो, RT-PCR। और सबसे ज़्यादा जो है वो भ्रम से दूर रहना और फालतू की बातों से, इधर उधर के वीडियोस देख करके, मतलब मेरे नहीं, मेरे देखो, मैं अच्छा बताऊंगी, लेकिन इधर उधर के वीडियोस देख के, खबरें पढ़ के, मुंह बोली बातें सुन करके बहकना नहीं है। न्यूज़ देखो, न्यूज़ में सब कुछ सही बताते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में जो भी लोगों ने मुझे फ़ीडबैक दिए, प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वा दो और शेयर करो। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने में थोड़ा दिमाग ज़्यादा जाता है तो अगर पसंद आए तो लोगों तक शेयर करो। और क्या ही चला जाएगा यार, मतलब यूट्यूब पे छोटू सा ऐसा जगह दे दो, बस ऐसे सब्सक्राइब करके साइड में पड़ी रहूँगी, मतलब इतना थोड़ी कोई मुश्किल काम है ना। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।